बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि जजिस के दरमियान लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त आमने सामने हैं। बहरहाल इस सारी सिचुएशन के दौरान अब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से भी एक ऐसा इकदाम उठाया गया है जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए एक और मरतबा हजीमत का सामना बन रहा है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इस मरतबा क्या किया है। साथ ही साथ नाजरीन, हुकूमत जो एक जुडिशल पैकेज ला रही थी, तरमीम करने जा रही थी, इस तरमीम से हुकूमत भाग चुकी है। जो नाजरीन रेगुलर मुझे सुन रहे हैं उनको मालूम होगा कि 2 रोज़ से मैं ये बात कर रहा हूँ। बहरहाल अब मेरी इस खबर की भी तस्दीक हो चुकी है। हुकूमत आइनी तरमीम जुडिशल पैकेज में तब्दीली नहीं करने जा रही। कौमी असम्बली के इजलास में आज क्या होगा, एजेंडा जारी हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको असम्बली इजलास के हवाले से ही अपडेट करता चलूँ तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि शोर ये था कि जुडिशल पैकेज लाया जाएगा, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाएगी, जजिस की उम्र बढ़ाई जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजिस हैं इनको तबादला करने के लिए दीगर हाई कोर्ट्स में कोई तरमीम की जाएगी ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजिस इस वक्त डटे हुए हैं और हाई कोर्ट से जो आइनो कानून के मुताबिक रिलीफ वगैरह मिल रहे हैं, तो जब इनके तबादले हो जाएंगे, यहाँ नए जजिस आ जाएंगे तो बहुत जो सूरत हाल है वो ज़रा तब्दील हो जाएगी। फिर इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनने दिया जाए, रास्ते में रुकावट डाली जाए तो जो सीनियर जजेस थे टॉप 5, उन 5 में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, ये भी तरमीम जो थी वो लाई जा रही थी। बहरहाल अब ये कोई भी तरमीम कौमी असम्बली इजलास में पेश नहीं की जा रही। एजेंडा जारी हो गया है और इस एजेंडे के मुताबिक जो कानून साजी की जा रही है वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है जो इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को बल्दियाती इलेक्शंस शेड्यूल थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर रखा था, तो ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे। एक मरतबा फिर से हुकूमत बल्दियाती एक्ट में जो तरमीम है वो करने जा रही है। अब तरमीम क्या होगी इसको थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर उसके बाद ये जो जुडिशल पैकेज है इससे क्यों पीछे हटी और कैसे मौलाना फजल रहमान जो थे उन्होंने भी चूँकि इनकार किया, नंबर गेम भी नहीं थी उनके पास, उस डिटेल की जानिब भी मैं बढ़ता हूँ। बहरहाल जी, एक चीज़ तो आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इन बल्दियाती इंतखाबात से गुज़श्ता 2 साल से जो हुकूमत है वो भाग रही है और बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। मुझे याद है कि 2022 में पहली मरतबा ये जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और इस्लामाबाद की उस वक्त जो यूनियन कौंसल्स थी वो 50 थी और मौक़िफ़ ही अपनाया गया जी कि अब यूनियन कौंसल्स की तादाद 50 से 101 कर दी गई है, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता और उसे रीशेड्यूलिंग करनी पड़ेगी। 101 यूनियन कौंसल्स के तहत जो इलेक्शंस हैं वो करवाने होंगे क्योंकि उन्होंने 50 यूनियन कौंसल्स में इलेक्शन करवाने के हवाले से तमाम तर जो इक़दाम है वो कर रखे थे। बहरहाल जी, एक मरतबा जो इलेक्शंस थे वो मुलतवी कर दिए गए क्योंकि यूनियन कौंसल की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी गई। फिर उसके बाद दोबारा जब शेड्यूल जारी हुआ इलेक्शंस का और इलेक्शन जैसे ही करीब आए तो तब क्या किया गया जी कि जो यूनियन कौंसल्स थी इनकी तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई और एक मरतबा फिर से जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो मुलतवी करना पड़े और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो शेड्यूल था वो फिर मनसूख भी हुआ। ज़ाहिर सी बात है जो है वो यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ गई तो एक मरतबा फिर से तमाम तर जो इक़दाम थे वो किए जाने थे। अब नाज़रीन क्या हो रहा है, अब तीसरी मरतबा जो ये कानून साजी की जा रही है इसमें ये इम्कान है जी कि इस यूनियन कौंसल्स की जो तादाद है वो 125 से बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी और एक मरतबा फिर से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको मुलतवी किया जाएगा क्योंकि फिर से जो यूनियन कौंसल्स की तादाद है वो बढ़ा दी गई है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इसकी रीज़न भी आपको बताता हूँ। रीज़न इसकी ये है कि एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट खुफिया एजेंसी की जानिब से ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जी 101 यूनियन कौंसल्स में अगर इलेक्शन होता, क्योंकि ये रिपोर्ट है 2022-23 की और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 101 यूनियन कौंसल्स जब की गई थी 50 से 101, तो इसमें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 63 नशिस्तों पर जीत रही थी और नून लीग 25, पीपल्स पार्टी 2 और इंडिपेंडेंट 6 पर जीत रहे थे। तो ये जी एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी और फिर इसके बाद क्या हुआ जी कि 125 कर दी गई और अब 125 से 150 की जा रही है
और ये उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी थी, अब तो इससे मज़ीद बढ़ चुकी है। और अब जी मेरा जो अंदाज़ा है वो तो 70-80% क्रॉस कर चुकी है। तो अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि ऊपर जो हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नून की अगर हो, चुनतखीब हुकूमत ही है, MNAs नून लीग के हो, नीचे जो बलदियाती नुमाइंदे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों। बलदियाती चूँकि आपका जो अट्रैक्शन होता है लोगों के साथ और जो काम वगैरह होते हैं वो बलदियाती नुमाइंदों के थ्रू ही होते हैं। अगर वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत हो या वो वहाँ पर जीत गई, तो फिर जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलेगा और जो कंट्रोल है वो कैसे रहेगा। तो बज़ाहिर ये वजह समझ आती है कि इस वजह से ये इंतखाबात बार बार मुलतवी किए जा रहे हैं कि चले जब तक हमारी हुकूमत है नीचे तक जो कंट्रोल है वो हमारा ही रहे। एक मरतबा फिर से ये जो कानून साजी की जा रही है इसमें ये कानून साजी की जाएगी और फिर उसके बाद ये इलेक्शन एक मरतबा फिर से मुलतवी होंगे और फिर इसको कहीं पर जाकर अगले साल फिर करवाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन भी कहेगा जी कि देखें ये तरमीम हो गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने दोबारा से रीशेड्यूलिंग करनी है और 150 यूनियन कौंसल्स के हवाले से जो अपनी प्रिपरेशंस हैं वो करनी है। तो ये एक बड़ी कानून साजी है वो की जा रही है। फिर एजेंडे के अंदर एक और अहम चीज़ जो शामिल है वो ये है कि वज़ीर कानून जो हैं वो सबसे आखिर में अपनी तकरीर करेंगे। अब यहाँ पर एक ये चांस मौजूद है, हालांकि अभी तक की जो इतलात हैं, डिटेल्स हैं, जुडिशल पैकेज नहीं लाया जा रहा और इसकी रीज़न भी ये है कि हुकूमत के पास नंबर गेम भी पूरा नहीं है। मौलाना फजल रहमान के पास गए, मिन्नत तरला करने की कोशिश की गई, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान ने इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया, लेकिन इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड आ चुके हैं कि ठीक है हम इस पैकेज के हवाले से हुकूमत के साथ हम नहीं जाएंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने खैर कमिट तो किया है, लेकिन मौलाना साहब जितने इनकलाबी हैं वो या जितने नज़रियाती हैं वो भी सबको मालूम है, अगर उनको हुकूमत साजी में शामिल किया जाता, कुछ ओहदे दे दिए जाते, सदारत का ओहदा दे दिया जाता, गवर्नर का ओहदा दे दिया जाता, तो फिर जो है वो हर चीज़ की वो हिमायत करते। इस वक्त चूँकि हुकूमत के पास कुछ है नहीं मौलाना साहब को देने के लिए, क्या मौलाना को देंगे, गवर्नर देंगे, सदर देंगे, क्या आसिफ जरदारी खुद रिज़ाइन देकर मौलाना को सदारत की नशिस्त पर जो है वो लेकर आएंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो मौलाना साहब को भी फिर पता है कि नहीं हो सकता, तो मैं क्यों हुकूमत को जो फ़ायदा है वो दूँ। तो बहरहाल जी इसमें हुकूमत शामिल, मौलाना फजल रहमान जो है वो शामिल नहीं हुए, और अगर शामिल हो भी जाते फिर भी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत का जो नंबर गेम है 224 वो ना पूरा होता। सिर्फ कौमी असम्बली में नहीं बल्कि सेनेट में भी उनके पास नंबर गेम नहीं थी। तो इस वजह से भी जो पैकेज है वो मजबूरन ये ला नहीं रहे। और फिर चूँकि ज़रा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस जिस तरीके से डट गए हैं, जो पैगाम उनकी तरफ से आया, क्योंकि इंगेज करने की कोशिश की गई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी ऑन बोर्ड लाने की कोशिश की गई कि जी हम ये पैकेज ले आते हैं, लेकिन यही कहा गया कि चले अगर आप पैकेज लेकर आते भी हैं तो फिर आप ऐसे कर लें कि पैकेज इस तरह से लाएं कि ये जो पैकेज है ये इम्प्लीमेंट होगा 2033 के बाद, यानी कि मौजूदा जजेस के ऊपर ये पैकेज इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इससे मुतासिर होंगे। तो इसका कोई जवाब ही नहीं था हुकूमत के पास। और ये सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह नहीं बल्कि जो दीगर अक्सरियती जजेस हैं वो भी इस मामले के ऊपर डट चुके हैं, और हुकूमत को अब ये भी इस दौरान मशवरे दिए गए कि ये इकदाम ना किया जाए, क्योंकि फिर मुस्तकबिल के 3-4 चीफ जस्टिस हैं, अगर उनके साथ ही आपने इस तरह से किया, बिगाड़ दिए मामलात, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल इस स्टेप से फ़िलहाल तो हुकूमत पीछे हट गई है, लेकिन एक स्लाइड सा ये चांस ज़रूर मौजूद है कि वज़ीर कानून भी चूँकि मौजूद होंगे, आखिर में उन्होंने तकरीर करनी है, तो आखिर में वो कोई गेम ना डाल दें। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से कोई गेम डाली जा सकती है, क्योंकि जो रूल्स में तरमीम की गई थी वो भी सादा अक्सरियत से की गई थी, तो इसमें दोबारा से रूल्स में अगर तब्दीली की जाती है और वो उसमें तो फिर नंबर गेम का मसला नहीं है, सादा अक्सरियत से होगी। और क्या किया जाएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रूल्स में तब्दीली करने के बाद जो इख्तियारात हैं वो 3 रुकनी जजिस कमेटी से लेकर अगर वापस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दे दिए जाते हैं, तो फिर काजी साहब क्या करेंगे जी, उनके पास बेंच बनाने का इख्तियार होगा, अपनी मर्ज़ी से वो केस अपने सामने ही लगा सकते हैं और फ़ैसले जो है वो दे सकते हैं। और ये एक फ़ायदा हुकूमत को इसमें इस तरह से हो सकता है कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर जब वो अपील नज़रसानी अपील दायर करेगी, तो उसमें काजी साहब मर्ज़ी का बेंच तश्कील देकर तो हो सकता है हुकूमत को उसमें कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी हुकूमत इस वजह से फंसी हुई है कि अभी जो तफसीली हुक्मनामा है वो सामने नहीं आया। जब तक तफसीली हुक्मनामा सामने नहीं आ जाता, जो नज़रसानी है
वो दायर नहीं की जा सकती। तो अगर इस तरह का कोई काम किया गया तो फिर तो जजेस दूसरी तरफ ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और वहाँ से भी फिर कोई ना कोई जो रिएक्शन है वो आएगा और हो सकता है कि ये 25 अक्टूबर के बाद अगर मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाए तो फिर तो काजी साहब रिटायर हो जाएंगे, तो फिर तो हुकूमत मज़ीद फंस जाएगी। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के जहन में हैं और अभी जुडिशल पैकेज जो है वो वापस हो चुका है। तो इस हवाले से मैंने ख़बर आपको कल के वीलॉग में भी मैं दे चुका हूँ कि पैकेज से हुकूमत पीछे हट चुकी है क्योंकि उनके पास कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं है, वो ये तरमीम कर ही नहीं सकते। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो क्लैश चल रहा है वो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी नहीं आ रही। और अब ये हुआ है जी कि आर्बिट्रेशन कमेटी थी एक, जिसमें जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले हेड कर रहे थे और बड़ा वर्किंग भी थी उनकी। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब इसको चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ जो इख्तलाफात थे वो सामने आए तो फिर ये डिटेल सामने आई जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको इसकी सरबराही से वो हटा दिया गया है और नए जो सरबराह हैं वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो है वो मुंतखब किया गया है, तैनात किया गया है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी माजरत कर ली कि वो इसकी सरबराही नहीं लेंगे। यानी कि पहले देखें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ था इसके ऊपर, एक अरसे से वो काम कर रहे थे, उनको हटाया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी जो थे उनको जब तैनात किया गया तो उन्होंने माजरत कर ली। और अब नाज़रीन इतलात आ रही है जी कि एक डेलीगेशन जा रहा था अमरीका और इस डेलीगेशन में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो शामिल थी। इसी कमेटी से मुतल्लिक अमरीका डेलीगेशन ने जाना था और चीज़ों को डिस्कस करना था। और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं अभी इतलात आ रही है जी कि वो इस डेलीगेशन के साथ नहीं जा रही। तो ये जी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मनाक सी या बड़ी इंसल्टिंग सी बात है कि किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब की इक़दामात हैं और कैसे अगर आप इसको ये कहें तासुब पर मबनी इक़दामात हैं, क्योंकि आखिर क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हटाया गया। और इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी एक मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल भी पूछा कि आपको हटाया गया या आपने ख़ुद माजरत कर ली, तो उन्होंने कहा कि इस मामले के ऊपर वो कोई जवाब नहीं देंगे, ये इंटरनल मामला है। तो उससे तासुर यही मिला है कि उनको हटाया गया, उन्होंने खुद माजरत नहीं की या कमेटी की सरबराही खुद नहीं छोड़ी। क्योंकि अगर उन्होंने खुद छोड़ी होती तो वो कहते कि मैं फ़लानी चीज़ में मसरूफ़ हूँ इस वजह से मैंने छोड़ दी और दूसरे जज साहब को कहा कि आप सरबराही ले लें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा इंटरनल मैटर है। तो इंटरनल मैटर का मतलब ये है कि आपस में मामलात जो हैं वो गड़बड़ है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फिर हटे। और फिर आप देखें जस्टिस याह्या अफरीदी को जब तैनात किया गया तो उन्होंने भी रिक्यूज़ किया वो भी नहीं आए। और अब जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी डेलीगेशन के साथ नहीं जा रही। तो ये मेरे ख्याल से जब एक डेलीगेशन जाएगा वहाँ पर कोई गुफ्तगू वगैरह होगी तो जिन लोगों ने काम किया हुआ है, जिन्होंने तजावीज़ या बहुत सारी इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं और जिन लोगों ने काम किया है, जिन जजेस ने, जब वही वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे जो पहले कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक ज़रा होगी ये चीज़ महसूस कि आखिर क्यों इनको हटाया गया। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं वो अब मेरे ख्याल से इस हद तक भी चले गए हैं और ये कुछ इक़दाम जो हैं वो हो रहे हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ इमरान खान साहब के हवाले से एक और बड़ी ख़बर है अडयाला जेल से, और हुआ ये है कि 7 मज़ीद जो अडयाला जेल के मुलाज़मीन हैं उनका तबादला कर दिया गया है। और रीज़न क्या बताई जाती है जी क्यों तबादला किया गया कि ये इमरान खान साहब को कोई सहूलतकारी करते हैं, कोई पैगाम वगैरह, और कोई इमरान खान साहब को जो है वो वहाँ पर कुछ हेल्प आउट वगैरह करते हैं। तो पहले कुछ खबरें आई जी सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट के हवाले से, फिर आया जी कि 3 लोगों का तबादला कर दिया गया। अब जो आ रहा है जी कि 7 मुलाज़मीन का तबादला कर दिया गया है। DIG जेल खाना जात ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज ही तमाम मुलाज़मीन को जो है वो उनके जो तबादले के अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की मुबैना सहूलतकारी के इल्ज़ाम में अडयाला जेल के मज़ीद 7 मुलाज़मीन का तबादला किया गया है। रावलपिंडी के अडयाला जेल के 7 वार्ड समेत मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जेलों के 10 वार्ड्स को तब्दील किया गया है। जिन अफसरान के तबादले किए गए हैं इनमें इब्रार कैसर, मोहम्मद जमील, सजाद, सदीक, यासिर रियाज, मोहम्मद ज़हीर भी शामिल हैं। वार्ड्स को मंदी, बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात और अटक जेल तैनात किया गया है। DIG जेल खाना जात ने इन तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल इंतज़ामिया को आज ही तमाम वार्ड्स को जो है वो ये तब्दील करने के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। और इसमें जी एक ख़वातीन के हवाले से भी जो वार्ड था उसमें भी तब्दीली का बताया जा रहा है। तो ये जी दूसरी तरफ जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।